Hello everyone, guys. I hope all of you are doing well. Welcome to MBA Parshala's YouTube channel. So today's RC is on socioeconomics, one again a very popular category. We already know how we do the passage. Okay, I'm going to show you the passage first, and then the questions. फिर हम लोग उसको solve करेंगे. So you can try out the passage. Okay, so guys, this is the first slide. First question, second question. Okay, first एक बार वापस दिखा देता हूँ. First one, second, third, and fourth. Okay. So let's start with the discussion part. All social systems are fundamentally predicated upon a rigorous and established division of labor and economic roles. सारे सोशल सिस्टम्स इस बात पे निर्भर करते हैं कि एक बहुत वेल स्टैब्लिश्ड, बहुत रिगरस वेल स्टैब्लिश्ड डिवीजन हो लेबर और इकोनॉमिक रोल्स का. दैट मीन्स कि एक क्लियर कट पिक्चर आपको दिखे हर सोसाइटी में कि क्या आपका इकोनॉमिक रोल है और उस इकोनॉमिक रोल के साथ में कौन सी लेबर कनेक्टेड है, व्हाट सॉर्ट ऑफ लेबर इज कनेक्टेड विद दैट. ओके, एंड देयर इज अ डिवीजन जो सोसाइटी में देखने को मिलता है. ओके, एवरी पर्सन हैज इट्स ओन टास्क. These roles do not merely serve as a functional unit of production, rather they constitute the bedrock of societal value system. अब ऑथर यहाँ पे बोलता है कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, किस पर्सन को कौन सा काम करना है, उसका सोसाइटी में क्या इकोनॉमिक रोल है, क्या उसका डिवीजन ऑफ लेबर है, वो सोसाइटल वैल्यू सिस्टम का बेडरॉक है. दैट मीन्स वो सोसाइटल वैल्यू सिस्टम का बेस है. ओके, तो केवल वो प्रोडक्शन का फंक्शनल यूनिट नहीं है, वो पूरी सोसाइटी का बेस है. ठीक है, दैट इज वेयर द सोसाइटल वैल्यू सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम. These intrinsic values of any given societal structure are embodied in the prestige accorded to the individuals who occupy and execute these various economic roles. Now, this is a very very important statement. आपका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इकोनॉमिक रोल मिला हुआ है. ओके, सो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है सोशल स्ट्रक्चर की, वो प्रेस्टीज में एम्बेडेड होती है. ओके, इट कम्स फ्रॉम द प्रेस्टीज कम्स फ्रॉम द रोल, द इकोनॉमिक रोल दैट यू प्ले इन अ सोसाइटी, विच वी कैन सी इन आवर सोसाइटी ऑल्सो, कि आप क्या काम करते हो, क्या आपका इकोनॉमिक रोल है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी सोसाइटी में क्या प्रेस्टीज है. सो ऐसा नहीं है कि हर रोल की बराबर प्रेस्टीज होगी. सम इकोनॉमिक रोल्स वुड हैव लाइक हायर प्रेस्टीज एंड सम इकोनॉमिक रोल्स वुड हैव लोअर प्रेस्टीज इन द सोसाइटी. Consequently, which means as a consequence, the social hierarchy and the collective ethos are inextricably linked to the perceived utility and status of labor. So, social hierarchy में as a consequence, जो आपका collective ethos है, ठीक है, तो social hierarchy में आपकी position and the collective ethos are inextricably linked. Inextricably का मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते, inextricably linked to the perceived utility and status of labor. So perceived utility का मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उसका सोसाइटी में क्या यूज है, और आपका स्टेटस ऑफ लेबर क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा सोसाइटी का कलेक्टिव ईथोस और सोशल हायरार्की. ओके, सिंपल लैंग्वेज में आप सोशल हायरार्की में कहाँ स्टैंड करते हो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आप काम कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आपका सोसाइटी में इकोनॉमिक रोल क्या है, क्या वैल्यू आप ऐड करते हो. ओके, within this ontological framework, the division of labor is the primary mechanism through which society codifies its morality and self-worth. Again, two important points. डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो प्राइमरी मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू सोसाइटी ये कोडिफाई करती है कि किसकी कितनी मोरालिटी और किसकी कितनी सेल्फ वर्थ है. सो मोरालिटी और सेल्फ वर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर किस तरीके से है ना. तो डिपेंडिंग ऑन दी सॉर्ट ऑफ लाइक सेगमेंट ऑफ डिवीजन यू आर फॉलोइंग इन, ओके, कौन सी तरह का लेबर आप करते हो उस बात पे आपकी मोरालिटी और सेल्फ वर्थ डिपेंड करती है. ओके, सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी हाउएवर इनिशिएट्स अ प्रोफाउंड
डीकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ, वैसे ही ये जो डीप डीकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, जो पहले जो इक्विलिब्रियम बना हुआ था, जो बैलेंस बना हुआ था, उसका डीकंस्ट्रक्शन हो गया। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर आएगा, सॉरी आपका लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी आएगी। तो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों को अपने रोलों से कह सकते हो आज़ाद कर देगी, बट देन उनका जो रोल था वो सोशल हायरार्की में उनको इम्पोर्टेंस देता था, उनकी मॉरल स्टैंडिंग उसी बेसिस पे थी कि वो क्या काम करते हैं। सो देन वो जो पुराना इक्विलिब्रियम था, दैट इक्विलिब्रियम वुड गेट डिस्टर्ब्ड, राइट? When technological innovations render specific economic roles obsolete, the impact extends far beyond immediate phenomena of unemployment or loss of income. Now, again, this is something that you can see in current times also. जैसी कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ एआई का भी, तो बहुत सारे इकोनॉमिक रोल्स जो पहले यूजफुल थे, अब वो आउटडेटेड हो जाते हैं। अब क्योंकि वो आउटडेटेड हो जाते हैं, तो उस आउटडेट होने का जो इम्पैक्ट है वो केवल अनएम्प्लॉयमेंट या लॉस ऑफ इनकम नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है। ओके, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हेन वी टॉक अबाउट new technologies like artificial intelligence coming in, it's not only about the loss of a certain economic role, it's also about various other aspects like your position in the social hierarchy that you end up losing because now whatever you used to do is no longer relevant. तो author भी यही बोल रहा है कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और लॉस ऑफ इनकम नहीं होता, उससे कुछ ज़्यादा होता है। It undermines the very foundations of the social system by dissolving the prestige previously attached to those roles, which is understandable because जो भी आप काम करते थे उसके साथ जो प्रेस्टीज अटैच थी, अब वो प्रेस्टीज आपकी रही नहीं क्योंकि वो रोल अब आपका एग्जिस्ट नहीं करता। तो it's not only about loss of income or unemployment, okay, you actually end up losing your prestige also because the value system is anchored in the traditional division of labor. The obsolescence of a role necessitates a systemic devaluation of the associated social identity. ऑथर कहता है कि जो वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही आपका रोल ऑब्सोलीट होता है, ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेट हो जाता है, वैसे ही उसी हिसाब से सिस्टमिक डीवैल्यूएशन होता है आपकी सोशल आइडेंटिटी का। तो आपकी सोशल आइडेंटिटी कम हो जाएगी क्योंकि सोशल आइडेंटिटी आपकी इस बात पे निर्भर कर रही थी कि आप क्या इकोनॉमिक रोल प्ले करते हो। अब वो आउटडेट हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, अब उसका कोई काम नहीं रहा, तो हायरार्की में आपकी सोशल आइडेंटिटी मतलब कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। As the functional necessity of a role vanishes, the semiotic link between that role and social prestiges severed का मतलब broken, तो उस रोल और सोशल प्रेस्टीज के बीच का जो लिंक है वो टूट जाता है, लीविंग अ वैक्यूम इन द कलेक्टिव वैल्यू पैरामीटर्स, और एक वैक्यूम छोड़ जाता है कलेक्टिव वैल्यू पैरामीटर्स में, बिकॉज अब वहाँ पे उस इकोनॉमिक रोल के साथ प्रेस्टीज अटैच नहीं की जाएगी, तो वो खाली एरिया हो गया। ओके, सो हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी पर्टिकुलर जॉब के साथ या इकोनॉमिक रोल के साथ बहुत प्रेस्टीज अटैच होती हो, बट नाउ बिकॉज दैट रोल हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, देयर इज अ वैक्यूम। Okay, last paragraph. Therefore, the tension between technological advancement and social stability is not merely a matter of economic transition, but an ontological threat to the social order. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सोशल स्टेबिलिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसके ब्रेक होने से केवल और केवल इकोनॉमिक ट्रांजिशन का इशू नहीं आता, इट्स एक्चुअली अ थ्रेट टू द सोशल ऑर्डर, बिकॉज जो सोशल हायरार्की है वो भी आपके इकोनॉमिक रोल पे ही डिपेंड करती है। तो जैसे ही वो रोल आउटडेट होता है, ऑब्सोलीट होता है, तो देन द थ्रेट इज टू द सोशल ऑर्डर। एज लेबर सेविंग मैकेनिज्म्स प्लॉरिफरेट का मतलब बढ़ना, जैसे जैसे लेबर सेविंग डिवाइसेस मैकेनिज्म्स प्लॉरिफरेट कर रहे हैं, they do not simply replace human effort, they challenge the metrics by which society assigns worth to its constituents. तो जैसे जैसे लेबर सेविंग मैकेनिज्म प्लॉरिफरेट कर रहे हैं, वो केवल ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस नहीं कर रहे, वो एक्चुअली उस पैरामीटर को भी चैलेंज कर रहे हैं जिसके बेसिस पे सोसाइटी अपने कंस्टिट्यूएंट्स को वर्थ असाइन करती थी। क्योंकि जो पुराने पैरामीटर्स थे वर्थ को असाइन करने के, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है बिकॉज अ लॉट ऑफ दोज रोल्स आर नो लॉन्गर रेलिवेंट। ओके, सो that system gets broken. In this framework, the erosion of prestige is a precursor to a more significant systemic instability. अब देखो, इरोशन ऑफ प्रेस्टीज हुआ क्योंकि आपको जॉब लॉस हुआ या आपका इकोनॉमिक रोल खत्म हो गया, उसका जो नेक्स्ट जो इफेक्ट आता है वो आता है एक
एक सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी एज द सोसाइटी स्ट्रगल्स टू रिकन्फिगर इट्स वैल्यू पैरामीटर्स इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडिशनल economic vocations. Okay, vocation is basically referring to the sort of skill that you used to have. तो अभी क्या है, पहले तो वैक्यूम क्रिएट हुआ जैसे ही वो इकोनॉमिक रोल खत्म हुआ, अब सोसाइटी इनस्टेबल हो जाएगी, एक सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी आएगी और सोसाइटी कोशिश करेगी रिकन्फिगर करने की अपने वैल्यू पैरामीटर्स को, बिकॉज अभी जो पुराने वाले जो इकोनॉमिक रोल्स थे वो शायद ऑब्सोलीट हो गए, तो अब कौन से इकोनॉमिक रोल के साथ कितनी प्रेस्टीज को अटैच करना है उस चीज़ का रिकन्फिग्रेशन होगा, बिकॉज पुराने पैरामीटर्स अभी ऑब्सोलीट हो चुके हैं. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्कर इज इन एसेंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोसाइटीज एथिकल एंकर. सो एक तरीके से वर्कर का डिस्प्लेसमेंट होना देखा जाए तो इन एसेंस सोसाइटी के एथिकल एंकर का डिस्प्लेसमेंट होना है. ओके, सो वी कैन सी दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ new technologies and labor saving devices on the economic roles within the society, which end up impacting not only your income levels or economic stability but also your position in the social hierarchy or your status or prestige in the society. Okay, so काफी dual passage था. Let's look at the first question. Which of the following best encapsulates the primary purpose of the text in relation to the ontological presupposition of the social system? इनमें से कौन सा ऑप्शन प्राइमरी पर्पस को बेस्ट कैप्चर कर रहा है? ओके, इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑन्टोलॉजिकल प्रीसपोजिशन ऑफ द सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम के कंटेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट कैप्चर कर रहा है पैसेज का मेन आइडिया? टू आर्ग्यू दैट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सर्व्स एज द प्राइमरी कैटलिस्ट फॉर मॉडर्न स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट विद इन कॉम्प्लेक्स रोल बेस्ड हायरार्कीज. अब यहाँ पे देखो एक एक्सट्रीम वर्ड आ गया, प्राइमरी. अब प्राइमरी ना, ऑथर ने ये नहीं बोला कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वही सबसे बड़ा रीज़न है, वही सबसे बड़ा कैटलिस्ट है मॉडर्न स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का विद इन कॉम्प्लेक्स रोल बेस्ड हायरार्कीज. सो देखो, हमें ये तो पता है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या लेबर सेविंग डिवाइसेस की वजह से जॉब लॉसेस होंगे, बट द पॉइंट इज दैट आई कैन नॉट एक्चुअली से दैट दिस इज द प्राइमरी रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज प्राइमरी का मतलब लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो या दिस इज गॉन. To demonstrate that the technological devaluation of economic roles fundamentally destabilizes the foundation value system upon which society is constructed. So this is good. पैसेज का मेन मुद्दा ये है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे कि टेक्नोलॉजिकल डीवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक रोल्स की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो इकोनॉमिक रोल्स खत्म होते हैं, डीवैल्यू होते हैं, उनकी वजह से फंडामेंटल एक डीस्टेबलाइजेशन इफेक्ट आता है फाउंडेशनल वैल्यू सिस्टम पे, जिसके बेसिस पे सोसाइटी बनी हुई है. ओके, सो दिस इज अ डिसेंट ऑप्शन, क्योंकि पैसेज इसी चीज़ के बारे में था कि टेक्नोलॉजिकल डीवैल्यूएशन की वजह से सोसाइटी के जो फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर आपकी वर्थ असाइन होती है, वैल्यू सिस्टम असाइन होता है, वो डीस्टेबलाइज हो जाता है. ओके, दिस इज गुड, दिस कैन बी द आंसर. सी को देख लेते हैं. टू प्रपोज अ नेसेंट इकोनॉमिक मॉडल वेयर इन प्रेस्टीज इज डीकपल्ड फ्रॉम लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी. डीकपल्ड, प्रेस्टीज को क्या डीकपल होने की बात हो रही है यहाँ पे कि कैसे प्रेस्टीज को डीकपल किया जाए लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी से ताकि सोशल इक्विलिब्रियम लॉन्ग लास्टिंग हो जाए? ऑब्वियसली नॉट. टू क्रिटिक द रिगरस डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक रोल्स एज एन इंक्रीजिंगली इनएफिशिएंट मेथड फॉर मेंटेनिंग सोशल प्रेस्टीज इन अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस स्टेज. देखो, ऑथर यहाँ पे ये नहीं बोलना चाह रहा कि डिवीजन ऑफ रोल इकोनॉमिक रोल्स के बेसिस पे एक इनएफिशिएंट मेथड है टू मेंटेन सोशल प्रेस्टीज. ऑथर ने ये ज़रूर बोला है कि सोशल प्रेस्टीज इकोनॉमिक रोल के साथ एसोसिएटेड होती है, तो इकोनॉमिक रोल के ख़त्म होते ही सोशल प्रेस्टीज में आपके फॉल आएगा. लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ये सिस्टम बेकार है और इस सिस्टम को हमें हटा देना चाहिए या ये इनएफिशिएंट है. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. Okay, so the only option that is valid as per the passage is second option. So yes, B option is the answer. Next पे चलते हैं. The author describes the displacement of worker as the displacement of society's ethical anchor. This metaphor implies that the loss of traditional vocations leads to. Author ने describe किया है displacement of the worker as displacement of society's ethical anchor. ये आपका आया है last paragraph में. So last paragraph में guys एक बार देखते हैं. Okay, so देखिए. Okay, so let me read the last 3-4 lines. In this framework, the erosion of prestige is precursor to a more significant systemic instability as the society struggles to reconfigure its value parameters in the absence of traditional economic vocations. So होता यह है कि जब एक सर्टेन इकोनॉमिक रोल ख़त्म होता है तो उस इकोनॉमिक रोल के ख़त्म होते ही सबसे पहले तो आता है वैक्यूम, जो कि आपने यहाँ पे बताया था.
वैक्यूम के बाद जो सोसाइटी है वो रिकन्फिगर करने की कोशिश करती है अपने वैल्यू पैरामीटर्स को, क्योंकि पुराने वाले जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक वोकेशंस थे उनका उनका एंड हो गया है। तो अभी वैल्यू को किस हिसाब से असाइन करें, किस इकोनॉमिक रोल पे कितनी असाइन करें, उसका रिकन्फिगरमेंट होगा। ठीक है, सो एक तरह से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर फ्रॉम हिज इकोनॉमिक जॉब रोल इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोसाइटीज एथिकल एंकर। ओके, क्योंकि एथिकल एंकर भी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड था कि आपका उस सोसाइटी के अंदर प्रेस्टीज आपके इकोनॉमिक रोल के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो एक रिकन्फिगर होगा तो दूसरे को भी रिकन्फिगर करना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन देखते हैं। A state where the necessary evil of technological transition is outweighed by the loss of collective ethos and the stability of the division of labor। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे नेसेसरी ईविल है टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। देखो, ऑथर ने ये नहीं बोला कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन एक नेसेसरी ईविल है। नेसेसरी ईविल का मतलब ये होता है कि देखो करना तो पड़ेगा, खराब है लेकिन करना तो पड़ेगा। तो ऑथर ने ये नहीं बोला कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन खराब ज़रूर है लेकिन करना तो पड़ेगा, नेसेसरी ईविल नहीं बोला। और फर्स्ट ऑप्शन तो बोल रहा है कि भाई जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो नेसेसरी ईविल है उसे आउटवे कर देता है लॉस ऑफ कलेक्टिव ईथोस। सो दिस इज लाइक टोटली रॉन्ग। सेकंड पे आते हैं, अ फंक्शनल वैक्यूम इन विच द सोसाइटी इज फोर्स्ड टू अडॉप्ट अ न्यू लिबरल ईथोस that prioritizes systems integration over the ontological status of the individual। So the first problem is the term neoliberal ethos। there is no mention of neoliberal ethos। ठीक है, तो ये ज़रूर है कि हाँ एक बार के लिए फंक्शनल वैक्यूम क्रिएट होता है, लेकिन ये नहीं बोला आपने कि सोसाइटी को फोर्स होना पड़ता है न्यू लिबरल ईथोस को अपनाने के लिए। सो दिस इज रॉन्ग। सी पे आते हैं, फंडामेंटल मिस अलाइनमेंट बिटवीन द सोसाइटल वैल्यू सिस्टम एंड द न्यू टेक्नोलॉजिकल रियलिटी रिजल्टिंग इन इररेपेरेबल ऑन्टोलॉजिकल कोलैप्स। देखो, एक ऐसा ऑन्टोलॉजिकल कोलैप्स जिसको कभी आप रिकवर नहीं कर सकते, इररिपेरेबल। ओके, नाउ the passage is not saying that this is a societal collapse that can never be recovered। so this is also wrong, it's an extreme option। a disorientation of the society's self-worth because the metrics that once grounded is no longer anchored in the execution of economic roles। perfect option। so जैसे ही एक certain economic role खत्म होता है सोसाइटी के अंदर तो उसकी वजह से क्या होता है, एक डिस्टेबिलिटी आती है। वो इसलिए क्योंकि जिस बेसिस पे पुराना एंकर काम करता था और सोसाइटी ग्राउंडेड थी, ओके, उसके हटते ही यू हैव टू लाइक बेसिकली फेस अ वैक्यूम एंड देन यू हैव टू recalibrate, you have to reprioritize prestige according to the economic roles, and this is where the disorientation happens। okay, so yeah, this is a decent enough option, it captures what the passage is also trying to tell me। perfect option है यहाँ पे, सबसे बेस्ट ऑप्शन डी वाला। आगे बढ़ते हैं। Okay, third question, which of the following best articulates the author's implied view on the relationship between prestige and economic roles। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट तरीके से आर्टिकुलेट करता है, बेस्ट तरीके से आपको प्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑथर का implied view, that means something that you can understand about the author when it comes to prestige and economic roles। प्रेस्टीज और इकोनॉमिक रोल्स के बारे में ऑथर का क्या मानना है। ऑप्शंस को देखते हैं। Prestige is contingent byproduct of the division of labor that is automatically recalibrated when a technological innovation renders a role obsolete। Prestige एक byproduct होती है, dependent, contingent का मतलब dependent। Prestige एक contingent byproduct है division of labor का। Okay, now passage में ये नहीं बोला prestige उसका byproduct है। Okay, byproduct का तो meaning ये हुआ कि भाई no one seeks to have prestige but prestige like still happens by default। okay, like it's something that is an that's a byproduct। okay, like this is not the main thing। now this is wrong actually, which is automatically recalibrated। देखो automatically recalibrate नहीं होती। ऑटोमेटिकली रिकैलिब्रेट का तो मीनिंग ये हुआ कि ऑथर यहाँ पे पैसेज में ये बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपने हिसाब से चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे ही एक इकोनॉमिक रोल का एंड होता है, जैसे ही आपका इकोनॉमिक रोल फिनिश होता है, ऑब्सोलीट होता है, तो वैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद में एक डिसओरिएंटेशन होता है। डिसओरिएंटेशन के बाद में द सोसाइटी ग्रैपल्स टू find new associations between economic role and prestige। so automatically recalibration is something that's wrong as per the passage। so yes, this could be eliminated। prestige is the fundamental currency of a social system, serving as the essential link between
functional utility of the role and society's codification of morality. Okay, prestige the fundamental currency of a social system. ठीक है, serving as an essential link between functional utility of a role and society's codification of morality. So this is looking like a good option. Okay, इसको रख सकते हैं. C पे आते हैं. Prestige is a fragile semiotic construct that serves to mask the underlying tension. Okay, now this is wrong. प्रेस्टीज एक फ्रेजाइल कंस्ट्रक्ट है जो कि मास्क करती है अंडरलाइंग टेंशन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मेंटल. ओके, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. Prestige is the primary mechanism through which a society assigns worth to its constituents, independent of the actual functional necessity or utility of their economic roles. Now, this part is wrong. This part is wrong. ठीक है. डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रेस्टीज प्राइमरी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सोसाइटी वर्थ असाइन करती है अपने कंस्टिट्यूएंट्स को, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी रोल की फंक्शनल नेसेसिटी या इकोनॉमिक रोल का फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है. सो ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली आपका समाज में इकोनॉमिक रोल क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी फंक्शनल यूटिलिटी क्या है, उस चीज़ पे आपका प्रेस्टीज बिल्कुल डिपेंड करता है. सो डी ऑप्शन रॉन्ग है. दी ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट एज पर दी पैसेजेस बी ऑप्शन. सो दैट इज सेकंड वन. सो यस, दिस इज द आंसर. Okay, so guys, this is the last question, and I want you people to try this question on your own. Okay, so this is your homework. You can tell me the answer. I believe if you have understood the passage, okay, you would be able to answer this question. Okay, so leave the answer in the comments. Okay, tell me what do you think about this question. Okay, the question is asking कि within the specific logical framework of the passage and its grounding, the term obsolete refers most precisely to. अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैं आपसे यहाँ पे obsolete का literal meaning नहीं पूछ रहा. Obsolete का meaning in context of the passage. Okay, so this is an implied idea question where you have been expected or you are expected to answer the meaning in context. Okay, so like the word is given and you have to tell me the meaning of the word obsolete in context of the passage. Okay, so yeah, try this question guys and tell me what should be the answer. Okay, before we end this session guys, do check out the OMAT batch. So you can see the teachers on the screen. These are the teachers for the OMAT batch. तो अगर आपका plan है OMATs देने का, that means you want to write NMAT, SNAP, CMAT, MHCT and CUET, do check out this batch. Okay, this is the pricing. Call on the office numbers. The batch is going to start from 20th of May. एंड देन वी हैव दी जेनिथ बैच 2026. तो जेनिथ बैच गाइस स्टार्ट हो चुका है. जेनिथ बैच को आप चेकआउट कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके और हमारे ऑफिस नंबर्स पे कॉल करके. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू बैच, ओके, देयर इज वन मोर बैच दैट इज कमिंग. ओके, सो वी हैव द उड़ान बैच. सो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, सो उड़ान बैच आपका हमारा नेक्स्ट अपकमिंग बैच है. ओके, तो गो ऑन दी वेबसाइट, check out the Udan batch also, check out the Zenith batch. Okay, Zenith batch has already started, so ongoing batch में आप join करना चाहते हो तो Zenith is there. Then we have the Udan also. Okay, you can also call on the office numbers for more info. Okay, so yeah, that's it. If you like the session, do leave a comment, do leave a like. Okay, आप अपने viewpoint share कर सकते हो हमारे साथ, whatever you felt about the session. So that's it. Bye bye. See you in the next session.